अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS605 के लेक्चर नंबर 29 एंड 30 में। तो आज के इस लेक्चर का हमारे पास जो टॉपिक है वो है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू एंड स्टैटिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले है टेक्निकल रिव्यू होता है किसी भी चीज़ को रिव्यू करना, दोबारा से किसी भी चीज़ को एग्ज़ामिन करना। तो टेक्निकल रिव्यू मतलब कि टेक्निकल चीज़ों का रिव्यू करना। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा कंडक्टेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं उनके एक पैनल क्रिएट करना है, उनकी एक टीम बनानी है, उनको कंडक्ट करना है किसी भी सॉफ्टवेयर की टेक्निकल रिव्यूइंग के लिए। उसके बाद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड एरर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस सो दैट दे डू नॉट बिकम डिफेक्ट्स आफ्टर रिलीज ऑफ सॉफ्टवेयर। इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, इनका जो असली काम होता है जिसके लिए इनको हायर किया जाता है, वो ये होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसके प्रोसेस के दौरान ही इनको ये टास्क दिया जाता है कि इस प्रोसेस को आपने चेक करना है, इसमें से एरर्स को फाइंड करना है और प्रोसेस के दौरान ही उन एरर्स को डिलीट करना है या रिमूव करना है या उनकी रिपेयरिंग करके उनको ठीक करना है, ताकि ये जो एरर्स हैं वो सॉफ्टवेयर के रिलीजिंग के टाइम पे शो ना हो। उसके बाद आ जाता है अनकवर एरर्स इन फंक्शन लॉजिकल डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशंस। अनकवर जो एरर्स होते हैं फंक्शंस में, लॉजिकल डिज़ाइन में, या इम्प्लीमेंटेशन में, या किसी भी फेज़ में हो सकते हैं, कोडिंग में होंगे, स्पेसिफिकेशन में होंगे, या प्लानिंग में होंगे, या किसी भी फेज़ में हो सकते हैं। तो ऐसे एरर्स को रिमूव करने के लिए, डिबग करने के लिए हमें ऐसी टीम की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास है अदर ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड्स। हमारे पास और क्या इंक्लूड होता है? अर्ली डिस्कवरी ऑफ एरर्स सो दैट दे डू नॉट प्रोपोगेट टू द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस। हमारे पास ये होता है कि जब भी हम कोई फ़ेज़ स्टार्ट किया है तो उस फेज़ को अगले फ़ेज़ में जाने से पहले ही टेस्ट करना है। उसमें जो भी एरर्स हैं उनको डिबग करना है, उनको फाइंड करके उन एरर्स को रिमूव करना है, ताकि ये एरर्स हमें नेक्स्ट स्टेप में जाके दोबारा तंग ना करें। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास अब प्लानिंग में कोई इशू आया है या इम्प्लीमेंटेशन में आया है, तो उसे डिज़ाइनिंग या कोडिंग तक जाने ना दें। जिस फेज़ में हमारे पास एरर आया है उसी फेज़ में उसे डिबग करके रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद हमारे पास है टू अचीव सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिवेलप्ड इन अ यूनिफॉर्म मैनर। जिस मकसद के लिए हम ये सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा मकसद पूरा हो रहा है या नहीं, वो मैनर्स हमें मिल रहे हैं या नहीं। उसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट मोर मैनेजेबल, इसको हमने मैनेजेबल बनाना है कि जितना ज़्यादा मैनेज हो सके, जितना ज़्यादा अच्छा बन सके हमारा सॉफ्टवेयर, हमने उस तरह से डिज़ाइन करना है, उसकी कोडिंग करनी है कि इसका डिज़ाइन सबसे अलग हो और सबसे अच्छा हो, हमारे क्लाइंट को या हमारे प्रोड्यूसर को देखते ही इसे ये पसंद आ जाए। उसके बाद है ग्रूम न्यू रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज को ग्रूम करना, उबारना, यानी कि नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा के दिखाना कि इसका ये बेनिफिट है, इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारा डिज़ाइन बेहतर होगा, कोडिंग बेहतर होगी, तो इसमें एरर्स कम आएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को ग्रूम करना। उसके बाद है प्रोवाइड बैकअप एंड कम्युनिटी। बैकअप इस प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बैकअप। अब हम कोई भी डाटा लिख रहे हैं तो जब इतना बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो अगर हम उसका बैकअप नहीं रखेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर किसी भी वजह से हमारा जो डाटा है वो लॉस हो गया है और हमने बैकअप नहीं बनाया, तो हमें सारे का सारा जो सॉफ्टवेयर है दोबारा से प्लानिंग के फेज़ से, बल्कि प्लानिंग स्पेसिफिकेशन के फेज़ से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा और हमें सारी की सारी मेहनत जो है वो दोबारा करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही होता है कि जब भी हम कोई डाटा लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं या प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, तो हर फेज़ में उसका बैकअप लाजमी बनाएं, ताकि अगर हमारे पास किसी वजह से डाटा लॉस हो जाए तो वो हमें दोबारा मिल सके। उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर वॉक थ्रूज। द रिव्यू मीटिंग जो है वो किस लिए होती है? इसमें होता क्या है कि बिटवीन 3 to 5 पीपल्स, ये जो रिव्यूइंग टीम हम तैयार करेंगे वो 3 से 5 लोगों की होगी, ज़्यादा नहीं होगी। 3 से 5 लोगों की होगी जो कि हमारे एरर्स को हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए प्रोसेस के ड्यूरिंग ही हमारे सॉफ्टवेयर्स को डिबग करेगी और इनको रिमूव करेगी। उसके बाद है एडवांस्ड प्रिपरेशन।
अब हर चीज़ की एडवांस प्रिपरेशन जो है वो लाजमी होती है। जैसे किसी भी काम को करने के लिए उसकी प्लानिंग जो है वो सबसे पहले की जाती है, तो वो हमारे पास एडवांस प्रिपरेशन होती है। तो इन्होंने अभी एडवांस प्रिपरेशन करनी होती है। अभी इन्होंने एक एक लाइन का कोड तो पढ़ के देखना नहीं होता कि कौन सा लाइन में कौन सा कोड जो है वो ठीक है या गलत है। इन्होंने मेन टॉपिक्स को पकड़ना होता है, उसकी है इन्होंने पहले ही प्रिपरेशन की होती है कि ये वाला फेज़ हमने पकड़ना है, इसमें कौन से एरर आ सकते हैं और किस तरह से इनको रिमूव करना है। इस चीज़ की सारी पहले से ही तैयारी की होती है। शुड नॉट रिक्वायर मोर देन 2 आवर्स ऑफ वर्क पर पर्सन। एक जो आदमी है इस टीम का वो 2 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसमें सिंपली इन्होंने एरर्स को चेक करना होता है। सॉफ्टवेयर जो हमने किसी भी फेज़ में अब प्रोसेस चल रहा है तो उसको इन्होंने साथ के साथ टेस्ट करना होता है, उसमें एरर्स को फाइंड करके डिबग करना होता है। लेस दैन 2 आवर्स, 2 घंटे से भी कम करना होता है। फोकसेस ऑन स्पेसिफिक एंड स्मॉल पार्ट ऑफ ओवरऑल द सॉफ्टवेयर। इन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स पे ही नज़र दौड़ानी होती है और उनमें से एरर्स को फाइंड करके रिमूव करना होता है। बाय नैरोइंग फोकसेस, बारीकी से फोकस करना। FTR फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, हमें हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास है फोकस इज़ ऑन द वर्क प्रोडक्ट। हमारी जो वर्क प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमने फोकस करना है कि उसका डिज़ाइन क्या है, उसकी इनपुट क्या है, उसकी आउटपुट क्या है, इसका कंट्रोल किस तरह का है और इसका डिज़ाइन कैसा है। इस तरह से हमने अपने वर्क प्रोडक्ट पे अच्छी तरह से फोकस करना है। उसके बाद प्रोड्यूसर किसी भी चीज़ को बनाने वाला होता है, जो किसी भी चीज़ को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। ये किसी भी शोबे में हो सकता है, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। आस्क द प्रोजेक्ट लीडर फॉर रिव्यू। हमारा जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोजेक्ट एक टीम तैयार करता है जिसने प्रोजेक्ट को बनाना होता है, डिज़ाइन करना होता है, तो उसका एक लीडर होता है। ये लीडर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देता है जिसके थ्रू आगे लीडर ने अपनी टीम को लेके काम करना होता है। उसके बाद अब प्रोजेक्ट लीडर इन्फॉर्म्स द रिव्यूअर लीडर। अब प्रोजेक्ट का जो लीडर होता है पूरे प्रोजेक्ट का, उसने इन्फॉर्म करना होता है रिव्यूअर लीडर को। रिव्यूइंग जो टीम तैयार होगी उसका भी एक लीडर होगा और उसके नीचे 3 से 5 लोग होंगे। अब जो सबसे पहले प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर बोलेगा प्रोजेक्ट लीडर को। प्रोजेक्ट लीडर ने एक टीम अलहदा से तैयार की है जो हमारे पास सॉफ्टवेयर को बना रही है, और दूसरी टीम उसने ये तैयार की है कि जो इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगी। रिव्यू का लीडर अलग होगा और प्रोजेक्ट का लीडर अलग होगा। तो ये सब के सब प्रोजेक्ट लीडर के अंडर काम करेंगे। उसके बाद रिव्यू लीडर है, इसमें इवेल्युएट्स वर्क प्रोसेस, WP वर्क प्रोसेस फॉर रेडनेस। उसके बाद हमारे पास आएगा जनरेट कॉपीज़ ऑफ रिव्यू मटेरियल। रिव्यू मटेरियल हमारे पास जितना भी होगा उसकी हमने अब कॉपीज़ जो हैं वो जनरेट करके अपने पास सेव करनी है। ये एक तरह का बैकअप डाटा होता है कि अगर किसी भी तरीके से हमारा डाटा किसी वजह से लॉस हो जाता है तो उसे हम बैकअप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट्स टू रिव्यूअर्स फॉर एडवांस प्रिपरेशन। ये जितना भी रॉ मटेरियल हमने इकट्ठा किया होता है ये एडवांस प्रिपरेशन के लिए रिव्यूइंग टीम को पहले से ही दे दिया जाता है कि वो पहले से ही अपने आप को तैयार करके फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद रिव्यू लीडर प्रिपेयर्स द एजेंडा। उसने एक एजेंडा तैयार करना होता है, एक गोल तैयार करना होता है जिसके थ्रू सारे की सारी जो टीम होती है वो उस गोल के ऊपर रहते हुए काम करती है और अपने लीडर को फॉलो करके आगे चलती है। उसके बाद हमारे पास है रिव्यू मीटिंग। मीटिंग में क्या होता है? रिव्यू मीटिंग इज़ अटेंडेड बाय द रिव्यू लीडर और रिव्यूअर्स एंड द प्रोड्यूसर। इसमें एक प्रोड्यूसर होता है, रिव्यूअर होता है, रिव्यूअर लीडर होता है और जितनी भी टीम्स के मेंबर होते हैं 3 से 5 रिव्यूअर्स, ये सारे के सारे इस टीम में ऐड होते हैं। वन ऑफ द रिव्यूअर टेक्स द रोल ऑफ रिकॉर्डर, यानी कि अब किसी ने भी प्रेजेंटेशन जो तैयार की है रिव्यूइंग टीम ने, वो एक बंदा उठ के तो सामने प्रेजेंटेशन देगा। वो अब आपका प्रोड्यूसर भी सुन रहा है, प्रोजेक्ट लीडर भी सुन रहा है और प्रोजेक्ट
रिव्यूअर लीडर भी सुन रहा है और सारे रिव्यूअर्स जो हैं वो भी उसे सुन रहे हैं। प्रोड्यूसर वॉक्स थ्रू द प्रोडक्ट। अब प्रोड्यूसर जो है वो वॉक थ्रू करेगा प्रोडक्ट को, एक्सप्लेनिंग द मटेरियल, वाइल अदर रिव्यूअर्स रेज इश्यूज बेस्ड अपॉन देयर एडवांस्ड प्रिपरेशन। अब जब एक बंदा सामने खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दे रहा है तो जितने भी सामने सुने हैं, अगर उनको किसी भी किस्म का कोई मसला होगा या परेशानी होगी या किसी भी किस्म का कोई सजेशन उन्होंने देना होगा, तो एडवांस प्रिपरेशन के लिए वो अपना हाथ ऊपर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे ये इशू है, इसकी प्रिपरेशन इस तरह नहीं इस तरह होनी चाहिए, इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और टाइम भी बचेगा। उसके बेनिफिट वगैरह बता के तो हर कोई अपनी अपनी राय देगा। उसके बाद व्हेन वैलिड प्रॉब्लम्स आर एरर्स आर रिकॉर्डेड द रिकॉर्डर नोट्स ईच। जब भी कोई भी वैलिड प्रॉब्लम या कोई एरर जो है वो सामने वाले रिकॉर्ड करेंगे तो जो रिकॉर्डर है वो हर एक की बात को नोट करेगा कि कौन सा वैलिड प्रॉब्लम या एरर हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द आरएम, हमारी जो रिव्यूइंग मीटिंग होगी उसके एंड पे ऑल द अटेंडीज ऑफ द मीटिंग मस्ट डिसाइड वेदर टू, जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन देने के बाद सारी की सारी टीम एक डिसीजन लेती है। उसमें क्या होता है कि एक्सेप्ट द प्रोडक्ट विदाउट फर्दर मॉडिफिकेशन। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारी मीटिंग में जो रिकॉर्डर ने हमें प्रेजेंटेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें फ़र्दर हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या होगा, रिजेक्ट द प्रोडक्ट ड्यू टू द सर्वर एरर। अब सर्वर एरर किसी तरीके से आ जाए तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज इसकी वजह क्या होगी, मेजर एरर्स वर आइडेंटिफाइज, कुछ बड़े एरर्स हैं जिनको फ़िलहाल अपनी प्रेजेंटेशन से निकालना नामुमकिन है, लेकिन उनकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही ख़राब हो सकता है। उसकी प्रेजेंटेशन या उसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन या किसी भी फेज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद मस्ट रिव्यू अगेन आफ्टर फिक्सिंग, किसी भी चीज़ को फिक्स करने के बाद उसे दोबारा से रन करके चेक कर लेना चाहिए कि क्या हमने जो एरर डिबग किया है उसे ठीक किया है, वो बिल्कुल ठीक हो भी गया है या नहीं। उसके बाद एक्सेप्ट द प्रोडक्ट प्रोविजनली, हमारा किस तरह से प्रोजेक्ट जो एक्सेप्ट होगा। माइनर एरर्स टू बी फिक्स्ड, कि अगर हमारे पास कोई छोटे एरर्स हैं जो सामने आए हैं हमारे रिव्यूइंग मीटिंग में प्रेजेंटेशन के दौरान, जो जल्दी से फिक्स हो सकते हैं, तो ऐसे में भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नो फर्दर रिव्यू, मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी फर्दर चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे में भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद रिव्यू रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखना होता है हमें। ड्यूरिंग द FTR फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूइंग द रिकॉर्डर नोट्स ऑल द इश्यूज़, रिकॉर्डर जो भी होता है जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसने जितने भी सामने उसके रिव्यूअर्स बैठे हुए हैं उन सब के मशवरा लेके सलाह लेके, तो जितने भी उन्होंने इश्यूज़ क्रिएट किए होते हैं बताए होते हैं, सब ने अपनी अपनी सजेशन दी होती है, राय दी होती है, तो उनको नोट करना होता है। दे आर समराइज्ड एट द एंड रिव्यू इशू लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड, एंड पे इन सबको इसमें समराइज़ करना होता है और जितने भी इश्यूज़ हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी होती है कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट में इस प्रेजेंटेशन में कितने किस्म के एरर्स जो हैं वो फाइंड किए गए हैं। असम्बली रिपोर्ट इज़ प्रोड्यूस दैट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, व्हाट इज़ रिव्यूड, हमने कौन से प्रोजेक्ट को कौन से फेज़ को रिव्यू किया है, हु रिव्यूड इट, किसने इसे रिव्यू किया है, एग्जामिन किया है, चेक किया है, व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, इसमें हमने क्या फाइंड किया है और क्या इसमें चेंजिंग करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पहले से देखनी होती हैं, ये एक रिपोर्ट में प्रोड्यूस की जाती हैं। इट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये हमारे पास एक तारीखी रिकॉर्ड की तरह रहेगा कि हमारे पास जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है। कंपनी भी हर चीज़ का अपने पास रिकॉर्ड रखती है कि हमने फ़लाँ तारीख को फ़लाँ मंथ में फ़लाँ साल में किसका कौन सा काम किया था, उसमें हर चीज़ का उसका हिसाब किताब लिखा जाता है।
तो ये उनके पास एक रिकॉर्ड रहता है। जैसे अब आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया है तो उसमें 1 साल या 2 साल आप पढ़ते हैं, तो वो जो स्कूल है वो हमेशा आपका रिकॉर्ड अपने पास रखेगा कि ये स्टूडेंट था, ये हमारे पास इस सन को इस साल को आया था, इसने हमारे पास ये वाली क्लास पढ़ी थी और अब चला गया। तो ये सारे का सारा जो रिकॉर्ड है वो एक स्कूल जैसा रखता है। इस तरह कंपनी ने भी ये सारा रिकॉर्ड अपने पास रखना होता है। टू ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज़। इसका फ़ायदा जो होता है हमारे पास वो ये है कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम अपने पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हैं कि उनमें हमने कौन कौन से एरर्स थे और किस तरह से आए थे। हमने वो एरर्स या वो गलतियाँ इस प्रोजेक्ट में नहीं दोहरानी कि हमें वही सॉफ्टवेयर का दोबारा सामना करना पड़े जो एरर्स हमें पिछले सॉफ्टवेयर में आए थे। उसके बाद है एक्शन आइटम चेकलिस्ट, के ऐसे आइटम्स या ऐसे एरर्स जिन पे हमने एक्शन लिया है उनकी एक चेकलिस्ट तैयार करनी है। उसके बाद हमारे पास आएगा स्टैटिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी की अश्योरेंस के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ में इंफॉर्मेशन अबाउट डिफेक्ट्स इज़ कलेक्टेड एंड कैटेगराइज्ड। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है डिफेक्ट्स के बारे में, एरर्स के बारे में, वो हमने कलेक्ट करनी है और कैटेगराइज करनी है। उनको स्टेप वाइज जो है वो अपने रिकॉर्ड में सेव करना है। एन अटेम्प्ट इज़ मेड टू ट्रेस ईच डिफेक्ट टू अंडरलाइन केस। हमने हर एक डिफेक्ट को अंडरलाइन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए एक अटैम्प्ट जो है वो क्रिएट करनी है। यूज़ ऑफ परेटो प्रिंसिपल्स टू आइडेंटिफाई वाइटल केसेस। हमने यहाँ पे परेटो प्रिंसिपल यूज़ करना है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। मूव टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स दैट हैव कॉज्ड द डिफेक्ट। ऐसी प्रॉब्लम्स के जो हमारे पास एरर्स को काज करें, एरर जिनकी वजह से हमारे पास डिफेक्ट्स आ जाते हैं, एरर आ जाते हैं, उनको हमने करेक्ट की तरफ मूव करना है। उसके बाद ये हमारे पास एग्जांपल में कुछ एरर्स हैं, ये आपने सिर्फ इनके नाम याद कर लेने हैं कि कितनी टाइप के, यहाँ पे हमारे पास 12 टाइप के एरर्स हैं और इनके क्या क्या नाम हैं। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी एब्रीवेशन आपके पास आ जाएगी। यानी कि जैसे अब ये 7वें नंबर पर लिखा है EDL, तो आपको इसकी एब्रीवेशन पूछ लेगा तो आपने ये बताना है एरर इन डिजिटल लॉजिक। तो ये MCQs के हवाले से ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। ये सारी की सारी आपने रिव्यू कर लेनी है। ये पूरे पेज पे जितने भी लाइनें लिखी हैं ये सारे एरर्स के नेम हैं। तो इतने किस्म के एरर्स जो हैं वो हमारे पास आ सकते हैं, तो इनके आपने नाम अच्छी तरह से याद कर लेने हैं और इनकी एब्रीवेशन जो है वो भी याद करनी है। उसके बाद है एरर इंडेक्स, यूज्ड टू डेवलप एन ओवरऑल इंडिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इसको डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एरर इंडेक्स। एरर इंडेक्स द EI में द टोटल नंबर ऑफ एरर्स अनकवर्ड ड्यूरिंग द ith स्टेप इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब इंडेक्स के फेज़ में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ एरर्स हैं जो अनकवर्ड हैं, जिनको ड्यूरिंग प्रोसेस हमने कवर नहीं किया, ये वो वाले एरर्स की तादाद EI से हम शो करेंगे। उसके बाद है SI, यानी कि यहाँ पे S इंडेक्स आएगा। नंबर ऑफ़ सीरियस एरर्स हमारे पास कितने हैं जिनके बगैर हमारा जो प्रोग्राम है वो रन नहीं हो सकता। उसके बाद MI यानी कि नंबर ऑफ़ मॉडरेट एरर्स, दरमियाने एरर्स या छोटे एरर्स। उसके बाद TI यानी कि नंबर ऑफ़ माइनर एरर्स, जो बिल्कुल ही छोटे साइज़ के एरर होते हैं जो एट द टाइम ही हम फाइंड करके रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद PSI यानी कि प्रोडक्ट साइज़ एट द ith स्टेप। इंडेक्स के फेज़ में हमारे पास प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो कितना होगा। उसके बाद है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है कि कोई चीज़ की क्वालिटी जो है वो कितनी अच्छी है, ये कितनी रिलायबल है, इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो यहाँ पे आएगा सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी में इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्री ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। ये फेलियर फ्री जिसमें कोई कुछ भी फेलियर ना हो, मतलब कि ओवरऑल कंप्लीट और एक
अच्छा जो ऑपरेशन है वो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम में आएगा। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी होगी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इन स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट। जो भी हमने गोल सेट किया था वो फेलियर फ्री ऑपरेशंस में जब टेस्टिंग के बाद कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी कहते हैं। द रिलायबिलिटी इज़ द कस्टमर ओरिएंटेड व्यू। ये रिलायबिलिटी कस्टमर ओरिएंटेड व्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी है, इनके इसमें ज़्यादातर कस्टमर की राय ली जाती है। कस्टमर के हवाले से हमने ये जो प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन करनी होती है कि उसे किस तरह का डिज़ाइन पसंद आएगा, उसे किस तरह की क्वालिटी चाहिए, क्या उसकी नीड्स हैं, किस तरह से ये फुलफ़िल होंगी। तो अगर उसकी नीड्स भी फुलफ़िल हो रही हैं, एरर्स भी हमारे पास कोई नहीं है और हमारे प्रोग्राम का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्वालिटी जो है हमारे सॉफ्टवेयर की ये रिलायबल है। It relates to operation rather than design of the program। ये हमारे प्रोग्राम के डिज़ाइन से ज़्यादा हमारे ऑपरेशन के साथ रिलेट करती है। तो सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी और क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब यही है कि हमने जो भी गोल सेट किया था, जो हमारा टारगेट था, यानी हमने जो भी प्रोसेस स्टार्ट किया था, हमारा जो सॉफ्टवेयर है या प्रोडक्ट है उसको जब हमने डिज़ाइन किया है तो उसमें एक तो एरर्स नहीं होने चाहिए, एक उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए और फेलियर फ्री प्रोग्राम हमारा होना चाहिए। तो इसे हम सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।